गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का फोर्थ लेसन है हमारा पहलवान की ढोलक, जिनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ प्रेम। कल तक हमने किया था कि पहलवान सिंह ने किस प्रकार से सभी नामी जो पहलवान होते हैं उनको हरा दिया था और उसकी जो प्रसिद्धि होती है चारों तरफ फैल गई थी। उसके बाद में है उसी दिन से लूटन सिंह पहलवान की ये हो चुका था। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता टूट पड़ता, पहलवान को लगवा मार जाता। लूटन ने उसको भी पटाकर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। वह कहते हैं कि पहले तो शेर सिंह के बच्चे को यानी कि चांद सिंह को हरा दिया था। उसके बाद बड़े बड़े जो नामी पहलवान थे लूटन ने उनको भी हरा दिया था। कहा जाता कि काला खां तो सबसे मशहूर था। वह जिसके साथ भी लड़ता था उस प्रतिद्वंदी की तरह टूट पड़ता था, उस व्यक्ति को लगवा मार जाता था, बीमार हो जाता था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी लूटन ने हरा दिया है। ये लोगों का जो भ्रम था, धोखा था, वह भी अब दूर हो गया है। उसके बाद में वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जीरों को झंकोर कर बाग दाड़ता। हाँ हूँ सुनने वाले कहते राजा का बाग बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते कि पहलवान बोला। यानी कि लूटन सिंह जब वहाँ पर गरजता था, बोलता था, सभी लोग समझते थे कि लूटन पहलवान सिंह बोल रहा है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था। कौन? लूटन पहलवान सिंह। जब किसी भी मेले में पहनते थे, जो मुसलमान लोग वगैरह पहनते हैं, लंबा जो चोगा होता है घुटनों तक का, वह कहते वो पहन कर चलता था। एक मस्त वाली हाथी की तरह झूमता हुआ अपनी धुन में मस्त रहता था। उसको किसी की कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। ये हमारा गद्यांश है। इसमें सबसे पहले प्रसंग लिखना है कि इसमें इसके कवि फणीश्वर नाथ प्रेम जी ने अंदर लूटन पहलवान सिंह के पहनावे और उसकी प्रसिद्धि के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि मेलों में वह घुटने तक। इसमें इसके लेखक ने कहा है कि लूटन पहलवान सिंह गांव में जब मेला देखने के लिए जाया करता था तो उस समय वह हर मेले में घुटने तक का एक लंबा चोगा पहन कर जाता था। वह हर मेले में घुटने तक का एक लंबा चोगा पहनकर इधर उधर पगड़ी सिर पर बांधकर एक मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ जाता था। दुकानों की चुगल करने की सोचती थी। जब वह मस्त हाथी के समान अपनी ही मस्ती में डूबकर मेले में घूमता फिरता था तो उसमें मेले में लूटन सिंह की मस्ती में डूबा हुआ देखकर दुकानदार भी उसका हंसी मजाक करने लगते थे। दुकानदार जो लोग थे, वे दुकानदार लोग भी लूटन पहलवान सिंह का हंसी मजाक उड़ाने लग जाते थे। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर। वह कहते हैं कि जब दुकानदार वाले उसका हंसी मजाक उड़ाते थे तो वहीं पर एक हलवाई भी अपनी दुकान पर उसे लूटन पहलवान सिंह को काका कहकर बुलाता था और उसे पूछता था कि मैंने ताज़े ताज़े रसगुल्ले बनाए हैं काका, क्या आपको खाने हैं? थोड़ा सा तो नाश्ता करके जाइए। कहने का अभिप्राय यह था कि लूटन सिंह के इस सीधे साधे व्यवहार को देख करके, उसके पहनावे को देख करके कोई भी दुकानदार व्यक्ति उसको अपने पास नहीं रुकने देता था। सभी उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। केवल एक हलवाई ही ऐसा था जो उसको अपने पास से बुलाता था, उसका मान सम्मान करता था। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ढेर से और बैठ जाता। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है कि लेखक ने लूटन पहलवान सिंह के सीधे साधे व्यवहार का वर्णन किया गया है। भाषा सहज व सरल है, तत्सम तत्पुरुष शब्दों अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसकी कुछ मेलों में लूटन सिंह क्या पहनता था? मेलों में लूटन सिंह जब भी मेला देखने के लिए जाता था एक लंबा चोगा अस्त व्यस्त पगड़ी पहनता था
और मस्त वाले हाथी की तरह झूमता हुआ जाता था। मेलों में वह कैसे चलता था, एक मदमस्ती हाथी की तरह चलता था। उसको देखकर दुकानदारों को क्या करने की बात सोचती थी, उसका हंसी मजाक उड़ाने लग जाते थे। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाकर उसे क्या कहते थे, हलवाई उसे अपनी दुकान पर बुलाकर कहते थे कि काका ताजे रसगुल्ले बने हैं, जरा नाश्ता करके जाइए। 2 से रसगुल्ला और उधरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस, उधरस्त यानी पेट करके, यानी कि वो कितने 2 से रसगुल्ले खा लेता था और मुंह में 8-10 पान की गोलियां ठूस देता था। पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले के दरबार में लौटने के बाद उसकी अजीब हुलिया रहती। गांव पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने। आते कि जब पान खाने के पश्चात वह मेले में किस तरह चलता था कि मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ जाता था। उसकी आंखों पर रंगीन अकबर का चश्मा होता था, हाथ में खिलौने होते थे, मुंह में पीतल की सीटी बजाता हुआ हंसता हुआ वापस जाता था। बल और शरीर तथा वृत्ति के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया है, कि वह जितना बड़ा है इसके अंदर जो बुद्धि परिणाम दिमाग जो होना चाहिए वो नहीं, एक छोटे से बच्चे की तरह। जिस प्रकार एक छोटा नन्हा बच्चा मेलों के अंदर ऐसे इधर उधर घूमता हुआ सीटी बजाता हुआ जाता है, ये लूटन पहलवान सिंह भी उसकी तरह जाता है, चल रहा है। उसमें दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो लूटन पहलवान सिंह की आज्ञा ही नहीं देते। यदि वह कहता कि लूटन पहलवान सिंह को कोई दंगल में लड़ने के लिए आज्ञा ही नहीं दी जाती थी, इसलिए वह निराश होकर लोर लगाकर देहबल और उछालकर अपने को सांड और भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब को देखते हुए मुस्कुराते रहते थे। यूं ही 15 दिन बीत गए, पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को भी उतारता था, यानी कि जब जो कोई भी दंगल वगैरह होता तो स्वयं तो जाता ही था, साथ में उसके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों को भी वह दंगल में ले जाता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री 2 जवानों को पैदा करके वह भी सुरक्षित हार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह में अनायास ही निकल पड़ता, वाह, इससे भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। यानी कि जब भी दंगल में जाते थे उस समय उसके पिताजी को देख, लूटन पहलवान सिंह को देख करके सभी लोगों से ये कहने कि दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह ही होंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। उनका पालन पोषण दरबार में ही हो रहा था, क्योंकि जब लूटन पहलवान सिंह जीत कर आया था जान सिंह से, उसके बाद यानी कि उसकी गुरु ने उसे अपने ही राज दरबार में रखा था। उनका खान पान रहन सहन जो होता था, पौष्टिक आहार वगैरह आदि चीज़ें करने सिर्फ उनके दरबार में ही हुआ करता था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोल बजा कर कसरत करता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी समझाते थे। वह क्या करता था, सबसे पहले सुबह और शाम फूल पीता था, जिसे कसरत करता था। उसके बाद अपने दोनों बेटों को सांसारिकता के बारे में बताता था, समझाता था। ढोल की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, हाँ मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ये ढोल ही है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। वह अपने बेटों को बताता था कि इस संसार के अंदर मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, केवल एक ढोल ही था। एक ढोल के दम पर ही मैंने जान सिंह को हरा दिया था, इसने ही मेरा साथ दिया था। उसकी आवाज़ पर मैं हर प्रकार के दांव पेच खेलता था। दंगल में उतरकर सबसे पहले वह ढोल वालों को ही प्रणाम करना, समझे। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की वह शिक्षा भी दिया करता था। फिर वह अपने बच्चों को समझाता है कि जिसके घर में हम रहते हैं उस मालिक को किस प्रकार के खुश रखना है, कैसे उसके साथ में व्यवहार करना है और किस समय कैसे उनको शिक्षा देना है। ये सारी बातें भी लूटन पहलवान अपने बच्चों को बताता था।
किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सबकी कराई पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा संरक्षित हार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। उसी समय कहते हैं कि उनकी एक बार उन्होंने जिस प्रकार से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा की, वहाँ पर उनका रहन सब कुछ हो जाता है। राजा रामानंद साहब जी गुजर जाते हैं और उनके बाद राज दरबार को संभालने के लिए एक राजकुमार वहाँ पर आता है और उस राजकुमार ने सारा का सारे राज्य को अपने हाथ में ले लिया था। क्योंकि पहले रामानंद जी ने तो उस राज दरबार का सारा कारोबार किस पर छूट रखा था, लूटन पहलवान सिंह पर, लेकिन अभी उस राज्य का सारा कारोबार उसने ले लिया है। राजा साहब के इसमें स्थिरता आ गई, यानी कि कमजोरी आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों को चपेटा घात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। मैं कहता कि यहाँ दंगल का जो स्थान होता है वहाँ पर क्या होने लगी, इस स्थान पर क्या होगी, घोड़ों की रेस होने लगी। सब कुछ परिवर्तन हो गया है हर चीज़ के अंदर। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन वह सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। नई मैनेजर साहब ने कहा होरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया कि राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। यानी कि जब उनके नए पहलवान के आते हैं, उस राजकुमार लूटन पहलवान सिंह और उनके दोनों बच्चों को उस राज दरबार से निकाल दिया जाता है। पहलवान सिंह को गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं मिला, उसकी कोई बात भी नहीं सुनी थी, लेकिन उस राजकुमार ने उसे पहले ही उन्हें अपने राज दरबार से बाहर कर दिया। उसी दिन वह ढोल कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया। उसी समय क्या करता है, वह अपने दोनों बच्चों को और अपने ढोल को साथ लेकर के अपने गांव में आ जाता है और वहाँ रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। यानी कि गांव में आते ही एक झोपड़ी में वह रहने लग जाता है और गांव के सभी नामी जो पहलवान के जो नौजवान जो बच्चे होते हैं, उन नौजवान बच्चों को वह क्या करता है, कुश्ती सिखाने लग जाता है। यानी कि उनके खाने पीने का जो खर्चा होता है वह गाँव वालों के ओर से बनता हुआ था। गाँव वाले देते थे उनको। सुबह शाम वह स्वयं ढोल बजा बजा कर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेंच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का सुकून खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोल बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। वह कहते लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या हो जाते हैं, शुरू में बहुत सारे यानी कि बच्चे कुश्ती सीखने के लिए आते थे, लेकिन लास्ट तक खेतीहर के जो मजदूर वगैरह आदि के जो बच्चे होते हैं क्या कुश्ती वगैरह सीखेंगे, सभी अपने बच्चों को मना कर देते हैं। वह कहते कि इसलिए उनका जो अखाड़ा वगैरह होता है वह सब खाली हो जाता है। उसमें केवल उसके पास अपने दोनों बच्चे ही रहते हैं जिनको पेट्रोल के तान बजाता था, सिखाता था। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके कुछ भी लाते, उसी में गुजारा हो जाता था। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी और फिर मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। ये हमारा गद्यांश है। सबसे पहले हमें इसका प्रश्न लिखना है कि इन पंक्तियों में इनके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में किस चीज़ का वर्णन किया है कि लूटन सिंह जब गांव के अचानक अनावृष्टि से पहले तो गांव के अंदर यानी कि वर्षा नहीं होती है और उसके बाद मलेरिया व हैजे की बीमारी फैल जाती है, उसके बारे में और उसका इस गांव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताते हुए कहा गया है। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। इसमें लेखक का कहना है कि अचानक ही संपूर्ण गांव के अंदर एक बड़ी भयंकर मुसीबत आ जाती है। पहले तो गांव के अंदर कोई वर्षा वगैरह नहीं होती, वर्षा नहीं और वर्षा न होने के कारण उन लोगों की फसलें भी नष्ट हो गई, उनके पाचन की कमी हो गई। यानी कि जब वर्षा नहीं होगी तो पूरी की पूरी जो फसल होती है वो नष्ट हो जाएगी, उनके पाचन खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, तबाह हो गई है, अनाज की कमी भी बढ़ गई है। और उसी समय क्या होता है, मलेरिया और हैजे की भयंकर बीमारी ने गाँव को भूनना शुरू कर दिया और उसी समय सारे गांव के अंदर धीरे धीरे मलेरिया और हैजे की बीमारी फैल जाती है और इस भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लिया। इससे पूरा का पूरा गांव भी नष्ट हो गया। गांव प्राय सुना हो चला, घर के घर खाली हो गए।
इस मलेरिया और हैजे की बीमारी के कारण पूरे का पूरा गांव ही खाली हो गया है। एक एक घर खाली हो गए हैं। किसी के घर में पूरा का पूरा जो परिवार होता, माँ बाप भाई बहन सभी नष्ट हो गए, कोई भी नहीं रहा उनके घर में। रोज 2-3 लाशें उठने लगी, यानी कि उस गांव के अंदर हर रोज की 2 या 3 लाशें उठती थी। ऐसा भयंकर प्रकोप भी फैल गया है कि सभी लोग क्या करते, घरों के सभी सदस्य मृत्यु के चपेट में आ जाते और प्रतिदिन 2-4 लाशें उठने लग जाती। इस भयंकरता को देखकर गांव के लोगों के अंदर भागदौड़ मच जाती। भागदौड़ लोगों की खलबली में भागदौड़ मच जाती है। दिन में तो कलरव हाहाकार और हृदय विदारक के बावजूद भी लोगों के चेहरे कुछ और दृष्टिगोचर होती थी। दिन के समय तो रोना पीटना, आवाज आपस में एक दूसरे को गले लगाना, चिल्लाना, कराहटे, इसके बावजूद लोगों के चेहरे पर कुछ चमक दिखाई देती थी। आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत समय बिता लेती थी। शायद सूर्य के प्रकाश सूर्योदय होते ही लोग खांपते खूंपते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकल कर अपने अपने पड़ोसियों और आत्माओं की ढांढस देते थे। और जब सूर्य के शामकाल के समय तो लेकिन कल आकार विदारक जो था दृष्टिगोचर सबके चेहरे कुछ चमक दिखाई नहीं देती थी। दिन के समय तो लोग क्या करते थे, आपस में सूर्यास्त होने के साथ लोग अपने अपने घर चले जाते थे। और लेकिन जब सूर्यास्त के समय सभी लोग अपने घर चले जाते थे, कोई किसी को कोई ढांढस वगैरह नहीं बनाता था। लेकिन जब सूर्य उदय होता था उस समय सभी पड़ोसी आपस में एक दूसरे के घर आते, रोते चिल्लाते, एक दूसरे को ढांढस बनाते, सांत्वना देते थे। लेकिन उस विपत्ति के क्षणों में कोई एक दूसरे को, गांव का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के दुखों शरीर को होकर धैर्य दे रहा था। लेकिन वो कहते कि शाम के समय तो उनके घर अकेले रह जाते, कोई किसी को सांत्वना देने के लिए तक नहीं आता। उस समय वह अंधकार लोगों को बहुत ज्यादा कुचलता है। इसके बाद में फिर इसका अपने क्वेश्चन आंसर आते हैं इसी गद्यांश के कि अकस्मात गांव पर कैसा वज्रपात हुआ। कि अकस्मात गांव पर ना तो वर्षा हुई, वर्षा की कमी हो गई, वर्षा न होने के कारण गांव में अनाज की कमी हो गई है। और उसके बाद मलेरिया और हैजे की बीमारी ने इस गांव को चपेट लिया है। गांव के लोगों में खलबली क्यों मच गई थी? जब गांव में मलेरिया और हैजे की बीमारी फैल गई थी, लोग उसका शिकार हो गए थे, तो कहा गया कि पूरे के पूरे गांव के गांव, घर के घर खाली हो गए थे। इसलिए गांव में भागदौड़ मच गई थी। भयंकर बीमारी के ग्रस्त गांव का दृश्य हृदय विदारक था। कैसे? कि भयंकर बीमारी से ग्रस्त गांव में दिन में तो हृदय विदारक के बावजूद दिखाई देते थे, लेकिन रात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता। सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में घुस जाते थे, अपनी अपनी झोपड़ी में चले जाते थे। और उसमें माताओं को अपने दम तोड़ते पुत्र अंतिम बार बेटा कहकर पुकारा जाता था। दिन में गांव के लोगों के चेहरों पर क्यों दृष्टिगोचर होती? दिन में गांव के चेहरों पर इसलिए दृष्टिगोचर होती थी क्योंकि रोते चिल्लाते कराहते अपने घरों से बाहर निकलते और आपस में एक दूसरे को सांत्वना देती थी। उक्त गांव के दिन और रात के दृश्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी बताया गया था, अरे क्या करोगी दुल्हनिया, सो गया तो सो, चला गया वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। यानी कि सभी लोग आपस में समझाते थे कि वह जितने समय उसका आपके पास बिताने का था वो समय आपके पास रहा, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है, इसलिए वो आपसे दूर चले गए। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोते? फिर कहते हैं भैया आप अपने बच्चों को कब तक मुर्दा करके रोते रहोगे, क्योंकि अभी वापस तो आने वाले नहीं। कफन की क्या जरूरत है, आओ नदी में जाते। वह कहते कि कफन की कोई जरूरत नहीं है, उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपने अपनी झोपड़ी में घुस जाते तो चूं भी नहीं दिखती थी। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। वह कहते कि लेकिन सूर्यास्त के समय में क्या होता था, सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे, कोई एक दूसरे के घर में नहीं जाता था। और शाम के समय किसी के घरों में से चूं तक की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती थी। सभी पास में होते हुए भी दम, जब वे स्त्रियां अपने बच्चों के पास में होती थी और उनका पुत्र अंतिम दम भी तोड़ देता था,
तो कोई भी माँ के चिल्लाने की आवाज़ अंतिम बार भी वह अपने बेटे को बेटा बेटा कहकर नहीं पुकारती थी। लेकिन शाम के समय सब ऐसा शांत माहौल हो जाता था। तो उनके समय भी, रात के समय माता की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोल की ललकार चुनौती देती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोल बजाता, किंतु गांव के अंदर उठती उपचार। ये हमारा गद्यांश है। इसमें भी यानी इन पंक्तियों के अंदर भी पहलवान ढोलक सिंह के बारे में ही बताया गया है कि इन पंक्ति में लूटन पहलवान सिंह ही लोगों के हृदय के अंदर एक संजीवनी भरती थी। उस समय का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रात्रि की विभीषिका के समय मलेरिया और हैजे की बीमारी के कारण जब निरंतर गांव में लोगों की मृत्यु हो रही थी, चारों ओर विनाशकार फैला हुआ था, तो उस रात्रि की भयंकर उस समय केवल लूटन पहलवान सिंह ढोलक की आवाज़ ही ललकारा करती थी, ललकार कर चुनौती देती थी कि शाम के समय आप लोग अकेले नहीं हैं, आपके साथ में पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे किसी ख्याल से ढोल बजाता, वह यानी कि पहलवान सिंह रात्रि के समय से लेकर सुबह तक उन एक ही अपनी धुन में आवाज़ में ढोल बजाता रहता था, ताकि वे लोग ये न सोच सकें कि रात्रि के इस गहन अंधकार में केवल हम अकेले हैं। इसलिए वह उनको सांत्वना देता था। किंतु गांव के बच्चे जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। किंतु गांव के उस दीपचार, वह कहते कि उस ढोल की आवाज़ ही उन गांव के लोगों के हृदय के अंदर एक संजीवनी सी भर देती थी, एक शक्ति से उन लोगों के अंदर भर आती थी। वो सोचते थे कि ये रात्रि के अंधकार में केवल हम अकेले ही नहीं हैं, पहलवान भी हमारे साथ हैं। बढ़ती थी बच्चे जवान शक्तिहीन आंखों के सामने दंगल दर्शन लगते, गांव के बड़े बूढ़े और जवान निराश होकर छाए रहते थे, परंतु ढोल की आवाज़ सुनकर उनकी आंखों के सामने भी दंगल का नजारा नाच उठता था। शक्ति सुनने शनायु में बिजली दौड़ जाती थी, और यानी कि उनकी जो आंखें सुनने पड़ी हुई थी, लोगों के शरीर की नाड़ी और धड़कन भी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ढोल की आवाज़ को सुनते ही मानो उनके शरीर में बिजली की तरह दौड़ आती थी, शरीर में बिजली दौड़ जाती। इसका आयन कि ढोल की आवाज़ में ऐसा कोई गुण है। ऐसे ही ढोल की आवाज़ में ऐसा कोई गुण है, बुखार हटाने का कोई गुण था, और न महामारी का सर्वनाश शक्ति को रोकने का। ढोल की आवाज़ में कोई ऐसा गुण नहीं है जो मलेरिया के बुखार को दूर कर सके, और न ही कोई ऐसी ताकत थी जो महामारी से इस महामारी विनाशक को वह रोक सके। परंतु वह निश्चित थे कि उस ढोल की आवाज़ को सुनकर कभी मरने वाले लोगों का कष्ट नहीं होता था, कि जब भी वो हाथ बजाता था, जिन घरों में लोगों यानी कि जिनके बच्चे पूरा का परिवार मर गए, उन लोगों को फिर भी इन पर कोई कष्ट दुख नहीं देता था। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते पे प्राणियों की आंख बुनते इसमें कोई तकलीफ हो, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। परंतु यह निश्चित है कि ढोल की आवाज़ को सुनकर उन लोगों को दुख नहीं होता था, न वे मौत से डरते थे, बल्कि उनके सुनकर वे लोगों को आलिंगन से लगाते थे, अपने हृदय से ही लगाते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल में चपेट घाट में पड़े, ऐसा ही वेदना करते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजा। वह कहते जिस दिन उनके दोनों बेटों की मृत्यु हुई थी, उसमें मरते मरते भी वे दोनों बेटे अपने पिता पहलवान से कह रहे थे कि बाबा वही उठा पटक दो ताल लगाकर, अपने वही ढोल की तान हमें बजाकर सुना। चटाक चटदा सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान, और बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पन्न पड़े, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, एक लंबी सांस लेकर पहलवान के कथाने की चेष्टा थी। दोनों बहादुर गिर पड़े थे। नहीं, प्रातःकाल के समय जब अपने बच्चों को देखता है तो उसके दोनों बच्चे भी मरे हुए मिलते हैं। उसी दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद को दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मट पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की,
फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। उसी समय क्या करता, वह श्यामानंद जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी दिव्य छानुआ को पहनकर दोबारा से फिर कसरत करने लग जाता है और अपने दोनों बेटों को अपने कंधों पर लाद कर वह नदी में प्रवाहित कर आता है। सुना तो दंग रह गया, और ऐसे सुनकर सभी दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान के ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई। वह कहते हैं कि जब उनके दोनों बेटों की मृत्यु का समाचार लोगों को पता चलता है तो उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, हिम्मत टूट जाती है कि आज ये व्यक्ति कैसे हमें जो सांत्वना देता था, आज भगवान ने इसके साथ में कैसा क्रूर अत्याचार किया है। लेकिन शाम के समय जब फिर दोबारा उस पहलवान की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो लोगों की हिम्मत और दुगनी हो जाती है। संपत्ति पिता माता ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए हैं। पहलवान की हिम्मत होती थी 1.5 हाथ का कलेजा। वह कहते हैं कि सभी लोगों के अंदर और भी उद्देश्य है। उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ जाती कि पहलवान के 2 बेटे थे कि उसके जीवन का जो सहारा थे, आज उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी हमें सांत्वना, हमें ढाढ़स बंधाने के लिए अपनी ढोल की आवाज़ बजा रहा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात में ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं, पहलवान की कुछ दिलेर, किंतु रूबन शिष्यों ने प्रातःकाल जेकर देखा तो पहलवान चित्त बना था। वह कहते कि 4-5 दिनों के बाद जब पहलवान के ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी पूरी रात, तो सभी लोग उसे सुबह जाकर उसके जो शिष्य थे, जो उसके साथ पहलवानी सीखने के लिए आया करते थे, वो जाकर देखते हैं तो उसमें वो विचित्र अवस्था में पड़े हुए दिखाई देती है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे जब भी मैं मर जाऊं तो मुझे चित नहीं पटके बल सुलाना। जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोल बजा देता। वह आगे पल बोल नहीं सका। फिर वह शिष्य कहते हैं कि हमारे अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहते कि हमारे गुरुजी हमसे कहा करते, जब भी यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मुझे पेट के बल उठा देना, और मुझे जब चिता दी जाए, मेरी चिता को अग्नि दी जाए तो उस समय आप ढोल के तान को बजाना। और ऐसा कह करके वो बच्चे आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसमें से हमारा प्रश्न था कि गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लूटन पहलवान ढोल क्यों बजाता था? कि जब गांव में महामारी फैलने पर उसके बेटों की मृत्यु हो गई थी तो लूटन पहलवान से ढोल बजाता रहा था, क्योंकि महामारी फैली तो सारा का सारा गांव हैजा और मलेरिया की बीमारी के कारण ग्रस्त हो गया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, घर की घर खाली हो गई थी, सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन उसी रात्रि की विभीषिका को तोड़ने के लिए लूटन पहलवान सिंह ने क्या किया था, ढोल बजाया, लोगों को सांत्वना दी थी। लेकिन जब उसके दोनों बेटे, जब उसके पहलवान सिंह के दोनों बेटे भी इस बीमारी की चपेट में आ गए थे तो वे बिलखते हुए अपने बाबा से कह रहे, बाबा आप एक बार अपनी वे ताल बजाओ, अपने वो ढोल वाले ताल सुनाकर हमें चटाक दे जगता ताल बजाओ, जिससे सारी रात वह बजाता रहा। अपने बेटों की मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके सुबह उठते ही क्या उसके दोनों बेटे को मृत्यु को प्राप्त हो गई और अपने बेटों की वह अंतिम इच्छा उसने पूरी करने के लिए बेटों के देहांत के बावजूद भी वह लूटन पहलवान सिंह ढोल को बजाता रहा था और सुबह के समय अपने दोनों बेटों को अपने कंधों पर बांधकर नदी में प्रभावित कराया। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर धैर्य, साहस, स्फूर्ति प्रदान करती है। जब रात्रि की विभीषिका एक सन्नाटे की ललकार के सामने चुनौती पैदा करती है तो पूरा का पूरा गांव महामारी और हैजे मलेरिया की बीमारी के कारण जब ग्रस्त था, चित था, उस भयंकर वातावरण में केवल उस ढोल की आवाज़ ही लोगों के अंदर एक संजीवनी शक्ति पैदा करती थी। जिस प्रकार से कोई रोगी व्यक्ति को उपचाराधीन के बाद कोई दवा वगैरह दी जाती है और उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता है, उसी प्रकार हुए बच्चे, बूढ़े, जवान की आंखों में उन पहलवान ढोलक की आवाज़ को सुनकर थोड़ा सा जीने की शक्ति हो जाती थी, इच्छा आती थी। ऐसी शक्ति ही कि जिस पर उनके हृदय में बिजली सी दौड़ पड़ती थी और मरे हुए प्राणियों को भी
आंखें बंद करते समय तकलीफें नहीं होती। इसे सुनकर लोगों के जीवन में नई उमंग भी जागृत हो जाती थी। अब तथा महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का वर्णन कीजिए कि सूर्योदय, जब सूर्योदय होते ही लोग रोते, चिल्लाते, दुख करते तो अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे, आपस में एक दूसरे के घर जाते थे, सांत्वना देते थे, लोगों को ढांढस बंधाते थे। और जिस माँ का मलेरिया और हृदय की बीमारी के कारण बच्चा शिकार हो जाता था, पति मर जाता था, गांव वाले उनको धैर्य ढांढस बंधाने के लिए, कफन चढ़ाने के लिए और बाद में नदी में भेंट चढ़ा दिया करते। लेकिन सूर्यास्त के समय सभी लोग गांव में सूर्यास्त होते ही रात्रि की विभीषिका का भयंकर साम्राज्य स्थापित कर देते। सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ी में घुस जाते थे, कोई किसी को सांत्वना देने के लिए एक दूसरे के घर तक भी नहीं जाता था। उन लोगों की आसन शक्ति समाप्त हो जाती। रात्रि का वह गहन अंधकार उन्हें डराता है, लेकिन उसी समय नामी लूटन पहलवान सिंह का ढोल पूरी की पूरी रात वह ढोल बजाता है। उसमें वह लोगों को चुनौती देता है कि आप इस अकेले नहीं, उस रात्रि के गहन अंधकार में मैं भी आपके साथ हूँ। मैं कहते उस समय तो ऐसा होता था कि माँ कि अंतिम माताओं के बेटे, उनके पास जब उनके बेटे की मृत्यु होती थी तो वह अपने बेटे को माँ बेटा बेटा कहकर भी अंतिम बार भी नहीं बोल सकी थी। उस भयंकर विभीषिका के समय चुप रहती थी। तो उस समय केवल उसे लूटन पहलवान से ढोलक की आवाज ही उसमें सांत्वना देती थी। मेले में जाकर लूटन का व्यवहार कैसा होता था? मेले में जाते ही लूटन सिंह बच्चों के समान हरकतें करने लगता था। लंबा चोंगा पहनकर एक खालमत धाते की तरह झूमता हुआ चलता था। रसगुल्ले 2 से रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान मुँह में टेक करके चलता था और अपनी आंखें एक रंगीन चश्मा धारण करके और हाथ में खिलौने लेकर वह सीटी बजाता हुआ जा रहा। एक पिता के रूप में लूटन का व्यवहार कैसा था? लूटन सिंह एक सुयोग्य पिता भी कहा जाता था। उसने अपने दोनों बेटों की बड़ी सावधानी से पालन पोषण किया था और उन बेटों की मृत्यु के दायित्व भी उसने अपने कंधों पर संभाला था। और महामारी का शिकार करने के बाद भी वह अपने बेटों का उत्साह बढ़ाता रहा था। उसके बेटों की मृत्यु हो जाने के बाद उसने बड़े मान सम्मान के साथ उसे नदी में प्रभावित कर दिया था। लूटन सिंह को राज दरबार क्यों छोड़ना पड़ा था कि राजा साहब का स्वर्गवास होने पर उसका बेटा विलायती पढ़कर लौटा था और उसने सारा का सारा राज दरबार कुश्ती को एक दिन बेकरार शौक समझता था और वहाँ पर उसने क्या किया, घुड़दौड़, उस कुश्ती के स्थान को छोड़कर उसने घुड़दौड़ का शौक था। मैनेजर राजपुरोहित भी नए नए राजा हाँ में हाँ मिलाते रहे, इसलिए नए राजा लूटन सिंह की जीविका में चिंता नहीं करके उसे राज दरबार से बाहर निकाल दिया गया। लूटन सिंह ढोल को ही अपना गुरु क्यों मानता था कि लूटन सिंह ने अपने क्षेत्र में पहलवानों के साथ कुश्ती करते हुए दाव पैंच सीखी थी और ढोल की आवाज़ उसके उत्सव को बढ़ाती थी, जीने की उसे प्रेरणा देती थी। जब उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को हराया था उस समय सभी बड़े और उसके बाद में उसने बड़े बड़े नामी पहलवानों काला सा आदि को भी हराया। उस समय केवल ढोल ने ही उसका सहारा दिया था और सभी लोग उन लोगों की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन उस समय केवल ढोल की तान पर ही उसने ये कुश्ती जीती थी। क्या लूटन सिंह को राज दरबार से निकालना उचित था? लूटन सिंह को राज दरबार से निकालना उचित नहीं था, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुश्ती हमारी शौक संस्कृति का अंग है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन करने के साथ साथ लोगों का उत्सव भी बढ़ाती है। आज नया राजकुमार भले ही घुड़दौड़ को बढ़ावा देता है, लेकिन आने वाले समय में यह काला कापी मिट्टी से जुड़ी हुई है। देश की युवा वर्ग लोग भी इसका शौक करें। तो आज का हमारे लिए क्वेश्चन आंसर है इसकी हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे और ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है।
आज का हमारा काम 12th ये 4th लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। ये 4th लेसन के सभी अभ्यास परीक्षा आपके क्वेश्चन टाइप और जीवन परिचय गद्यांश राइट प्लस